अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि हम अपना कंपेटिटर कैसे चूज़ करते हैं और टारगेट प्राइस क्या होती है। आज इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हम टारगेट प्राइस कैसे निकालते हैं और हम अपने प्रोडक्ट की सोर्सिंग कैसे स्टार्ट करते हैं। माइट भी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि थोड़ा सा इसको थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं और जब आप उसको प्रैक्टिकल वर्किंग पे करें तो आपको कोई इशू फेस ना करना पड़े। तो माइट भी ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए, तो काइंडली वीडियो पूरी देखिएगा ताकि इसका एक्सपीरियंस आपको जो है वो हासिल हो सके। तो टारगेट प्राइस होती क्या है, एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। टारगेट प्राइस होती है कि जैसे कि आप बाज़ार जाते हैं, आपने लेट्स से कि आपने एक जूता परचेज़ करना है, तो आपके माइंड में एक फ़िगर होता है कि मेरे पास 5,000 का बजट है, मैंने 5,000 के अंदर अंदर जूता परचेज़ करना है। अगर मुझे 5,000 के अंदर जूता मिल जाता है, वेल एंड गुड, मैं परचेज़ कर लूँगा। अदरवाइज़ मैं एक शॉप पे नहीं तो दूसरी शॉप पे जाऊँगा, तीसरी शॉप पे जाऊँगा। मैंने इस बजट के अंदर ही रहना है, मैंने इस बजट से बाहर नहीं जाना। तो वैसे ही जब आप अलीबाबा पे जाते हैं अपने प्रोडक्ट की सोर्सिंग करने के लिए और आपको सप्लायर जो हैं या डिफरेंट ट्रेडर जो है या मैन्युफैक्चरर जो है वो आपको प्राइस दे रहे होते हैं, हाउ कम यू नो कि ये प्राइस जो है वो मेरे लिए ठीक है, इसके साथ मुझे डील डन करनी चाहिए। आपके पास तो कोई फिगर ही नहीं है, हाउ कम यू नो। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपनी टारगेट प्राइस निकालते हैं कि भाई ये मेरा बजट है, ये मेरी टारगेट प्राइस है, इसके अंदर अंदर जो है मैंने अपने प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है। ठीक हो गया, ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम निकालते कैसे हैं? अगर हम यूएसए की बात करें तो आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे लिखना है अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर फॉर यूएसए या .com लिख दें, और अगर आप यूके के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने यूके लिख देना है, अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर यूके। अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर यूके लिखेंगे, क्लिक करेंगे, एक आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, दो तरीके हैं, आप वहाँ पे क्या करेंगे, या तो आप अपने कंपेटिटर का एसिन वहाँ पे पुट कर देंगे या आप अपने प्रोडक्ट की जो डायमेंशंस हैं वो वहाँ पे पुट कर देंगे। दोनों में से कोई भी तरीका आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप बजाय वहाँ पे डायमेंशंस दें, आप अपने कंपेटिटर का जो एसिन है वो वहाँ पे पुट करें। जब आप अपने कंपेटिटर का एसिन अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसे हम कहते हैं वो वहाँ पे आप पुट करेंगे और आप क्लिक करेंगे तो अमेज़न एक और नई आपके सामने विंडो जो है वो लेके आ जाएगा। वहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे होंगे, एफबीए कर रहे हैं या एफबीएम कर रहे हैं। ओब्वियसली हम एफबीए के ऊपर बात कर रहे हैं तो हम एफबीएम को एक साइड पे रखते हैं और एफबीए की बात करते हैं। आपने एफबीए के अंदर देखना है, वो डिफरेंट आपसे जो है वो चीज़ें पूछ रहा होगा कि आपके प्रोडक्ट की जो है वो सेलिंग प्राइस क्या है, आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, आपकी शिपमेंट की जो है प्राइस वो क्या है, और डिफरेंट टाइप की वो वहाँ पे आपसे चीज़ें जो है वो पूछ रहा होगा। आपने क्या करना है, आपने सबसे ऊपर जो सेलिंग प्राइस आ रही होगी ना, वहाँ पे आपने सेलिंग प्राइस अपनी लिख देनी है कि आप किस प्राइस पे अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल करेंगे। आपका प्रोडक्ट जो आपका कंपेटिटर है वो लेट से $20 का सेल कर रहा है तो आप वहाँ पे $19 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद और कोई चीज़ आपने पुट नहीं करनी, आपने नीचे आना है और कैलकुलेट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद क्या होगा, अमेज़न अपनी फीसिस काट लेगा, रेफरल फ़ी होती है, उसके बाद उसकी एफबीए फ़ी होती है। रेफरल फ़ी होती है 15% जो अमेज़न आपसे डिडक्ट करता है हर सेल के ऊपर, और एफबीए फ़ी होती है कि आप उसकी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, उसका वेयर हाउस यूज़ कर रहे हैं, उसको आप अमेज़न को ये चीज़ बोल रहे हैं कि वो आपका प्रोडक्ट अमेज़न के इसको कस्टमर तक जो है वो पहुंचा के आए। तो वो जो ये काम आपके बिहाफ पे कर रहा है इसके वो चार्जेस भी आपसे लेता है। तो अमेज़न क्या करेगा, उस $19 में से अपनी फीसिस भी डिडक्ट कर लेगा और सारा कुछ जो भी उसकी फीसिस हैं, एफबीए फ़ी होगी, रेफरल फ़ी होगी, आइटम स्टोरेज फ़ी होगी, ये सारी फीसिस डिडक्ट करके आपको नीचे एक फिगर दे देगा जिसको वो शो कर रहा होगा कि ये आपका प्रॉफिट है। मैं ये अज्यूम करता हूँ कि $19 में से अमेज़न ने $5 जो है वो निकाल लिए, पीछे रह गया $14। अब वो $14 आपका प्रॉफिट आपको शो कर रहा है, लेकिन ये आपका प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि ना तो आपने वहाँ पे शिप टू अमेज़न की फ़ी डाली, वहाँ पे एक सेक्शन आएगा वहाँ पे आपने शिप टू अमेज़न की फ़ी जो है वो मेंशन करनी है, और ना तो आपने वहाँ पे दूसरी जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो फ़ी डाली, नथिंग, कुछ भी नहीं डाला। तो ये दोनों कॉलम आपने वहाँ पे खाली छोड़े। अब जो आपके पास $14 आ रहे हैं, इस $14 के अंदर से आपने शिप टू अमेज़न की भी निकालने हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्ट है ये भी आपने निकालनी है। मैं अज्यूम करता हूँ कि हमें शिप टू अमेज़न जो है वो पड़ गया चाइना से ऑलमोस्ट $4, लेट्स से $4 पर यूनिट आपको जो है वो कॉस्ट आ गई, चाइना से लेके अमेज़न के वेयर हाउस तक। ठीक है, वहाँ पे आपने $4 लिख दिए,
उसके बाद कास्ट ऑफ प्रोडक्ट आ गई आपकी $5। कितने हो गए? $9। 14 में से $9 जब हम माइनस करते हैं तो पीछे रह जाते हैं $5। अब ये जो $5 है ये आपका रियल प्रॉफिट है, लेकिन जो अमाउंट हमने पुट किया है वो जस्ट हमने एज्यूम की है। अब आपने क्या करना है, वो जो $14 आपके पास आ गए हैं ये आपकी टारगेट प्राइस है। आपने क्या करना है, इस $14 के अंदर से जो है वो अपना मार्जिन निकालना है। वो कैसे? ठीक है, आपने जब वहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखी $19, अमेजोन ने तो अपनी फीसेस वगैरह काट ली, वो तो ऑलरेडी डिडक्ट हो गई हैं। अब वो अमेजोन ने किस बिहाफ पे काटी हैं? जो एसिन आपने वहाँ पे पुट किया था उस एसिन को मद्देनज़र रखते हुए, उस प्रोडक्ट को मद्देनज़र रखते हुए अमेजोन ने अपनी फीसेस काट ली। जितनी उस प्रोडक्ट की वेट डायमेंशंस थी, जितना उस प्रोडक्ट का वेट था, उसको अपने माइंड में रखते हुए अमेजोन ने अपनी फीसेस वगैरह काट ली हैं। और अमेजोन ने आपसे अभी कुछ डिडक्ट नहीं करना। वो डिडक्ट करने के बाद आपको एक फ़िगर दे दिया है। अब उस फिगर के अंदर से आपने अपनी चीज़ें जो है वो माइनस करनी है। आपने शिपिंग प्राइस माइनस करनी है, आपने XW प्राइस जिसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं वो माइनस करना है। उस $14 में से जो बच जाएगा वो आपका प्रॉफिट है। अब लेट्स से $14 आपके पास पर यूनिट जो है वो एक फिगर आ गया, एक बजट आ गया आपके पास। भाई मैंने जो प्रोडक्ट बाय करना है ना, उसके ऊपर जितनी कास्ट आएगी उसकी DDP की प्राइस आ जाएगी, उसकी XW प्राइस आ जाएगी। DDP किसे कहते हैं? डिलीवरी ड्यूटी पेड। कि आपने जब कस्टमर उसके साथ सप्लायर के साथ बात करनी है तो आपने DDP प्राइस लेनी है कि भाई तुमने जो प्रोडक्ट तैयार करना है ना उसको अमेजोन तक पहुंचाने की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैंने कोई कस्टम ड्यूटी पे नहीं करनी, वो सब उस प्राइस के अंदर ही वो आपको देगा। ठीक है, DDP प्राइस आ जाती है, XW प्राइस आ जाती है, आप उसकी इंस्पेक्शन करवाते हैं उसकी प्राइस आ जाती है। जो प्रोडक्ट आप तैयार करवाएंगे 200-300 यूनिट, एंड ऑफ द डे उसकी इंस्पेक्शन भी आपने करवानी है तो उसकी प्राइस भी आपने ऐड करनी है। जो $14 जो है ये आपके पास, ये आपका ओरिजिनल प्रॉफिट नहीं है। इसके अंदर से भी आपने ये सारी फीसेस माइनस करनी है। सब काट कूट के आपके पास $3-4 या $5 रह जाते हैं, वो आपका प्रॉफिट होगा। फिर जब आपके पास ये $14 आ गए, अब आपने चले जाना है अलीबाबा पे। अलीबाबा पे जाके आपने अपनी जो है वो प्रोडक्ट की अब सोर्सिंग करनी है। मैं एज्यूम करता हूँ कि आप अलीबाबा पे गए, आपको प्राइस मिल गई जी, आइस बकेट आपका प्रोडक्ट है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। आपको उसकी जो प्राइस मिली पर यूनिट वो मिल गई $5 की। आपने क्या करना है, जो अभी उसने आपको प्राइस दी है आपके सप्लायर ने, अभी आपने नेगोशिएट नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने जस्ट सिंपली उसको बोला भाई ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, कितने पैसे तुम मुझसे चार्ज करोगे? उसने कह दिया जी मैं $5 पर यूनिट आपसे चार्ज करूँगा। ठीक हो गया, आपने वो $5 लिए, अमेजोन का रेवेन्यू कैलकुलेटर ओपन किया, वहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ था कास्ट ऑफ प्रोडक्ट, वहाँ पे जाके आपने $5 जो है वो पुट कर दिए। अब आप उसे कहते हैं भाई ये शिप करवाना है और मुझे DDP प्राइस चाहिए, ये शिप करवाना है मुझे अमेजोन UK में, या UK आप कह दें। और जो अगर वो आपसे एड्रेस मांग रहा है तो जो पोस्टल कोड आपने अमेजोन की सर्च वहाँ पे शिप टू में पुट किया था जब आप प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर प्रोडक्ट हंट कर रहे थे, आपको मैंने बताया था, वही पोस्टल कोड आपने उसको दे देना है, क्योंकि अभी आपके पास एग्जैक्ट अमेजोन का एड्रेस होगा नहीं। तो आपने कहना कि यार ये पोस्टल एड्रेस है भाई, इस पर आपने जो है वो शिप करना है, बताओ हाउ मच यू विल चार्ज मी। वो आपको बता देगा भाई, अगर आप FOB करवाना चाह रहे हैं, आप DDP करवाना चाह रहे हैं, हर टाइप की फ़ीस आपको जो है वो बता देगा। ठीक है भाई, एयर करवाना चाह रहे हैं तो भाई 200 यूनिट है, पर यूनिट ये चार्ज करूँगा। भाई शिप करवाना चाह रहे हैं तो ये होगा, बाय रोड है, बाय रेलवे है, जो जो ऑप्शन हैं वो सब आपको बताएगा। आपने क्या करना है, आपने बारी बारी सबकी प्राइस वहाँ पे लिखनी है। भाई शिप जो है वो मुझे यार थोड़ा सस्ता पड़ रहा है, मैं ये रख के देखता हूँ। ठीक है, बाय शिप जो है वो तकरीबन आपको $2 लेट से वो चार्ज करता है। ठीक है, $5 आपके प्रोडक्ट की प्राइस से आ गई, $2 आपके आ गए इसके शिप के, जो आपको यहाँ से अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुँचानी है। टोटल कितने हो गए? $60। 14 में से 7 गए, $60 आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो इस तरह करके आपने अपनी टारगेट प्राइस निकाल लेनी है। टारगेट प्राइस आपकी क्या निकली? $14। अब यहाँ तक आप अपने पास रख लें कि $14 आपकी टारगेट प्राइस आ गई। ठीक है, ये जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, इतनी ज़्यादा टारगेट प्राइस होती नहीं है, ये जस्ट आपको एक चीज़ समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। हो भी सकती है इन सम रेयर केसेस, इसको बिल्कुल आपने एग्जैक्टली लेके नहीं चलना, ये जस्ट आपको एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। और अगर $14 भी आपके पास टारगेट प्राइस आ गई है तो आपने एग्जैक्टली 14 को फिगर अपने माइंड में नहीं रखना। आपने एज्यूम करना है कि $14 अगर आई है तो मेरी जो टारगेट प्राइस है मेरे भाई वो है $9 या $10, ताकि आपके पास और अच्छे ऑप्शन आए, आपके पास और अच्छे मार्जिन आए। जब आपको पता होगा भी $14 नहीं है, मैं उसको भूल गया हूँ $14 को, 10 है, 10 के अंदर ही मैंने अपना काम करना है,
तो 10 के अंदर से आप अपने मार्जिन निकालेंगे। अगर 10 के अंदर से भी आपके मार्जिन निकल रहे हैं, 1.5 निकल रहा है, 2 निकल रहा है, $3 निकल रहे हैं, तो $3 वहाँ से निकल रहे हैं, $3 $4 आपने ऑलरेडी वैसे ही हवा में जो है वो छोड़े हुए थे, तो $60 आपका प्रॉफिट आ गया। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं समझा रहा हूँ। ये टारगेट प्राइस आ गई आपकी, ठीक है। मैंने कहा था कि वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, मैं देख रहा हूँ 10 मिनट की वीडियो बन गई है। अभी भी 2 से 3 चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन करने वाली हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा अगली वीडियो में उसको हम कैप्चर कर लें। एक और चीज़ जो है मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊँ, फिर हम वीडियो को जो है वो एंड करते हैं। वो क्या है, आपने अपने कंपेटिटर की लिस्टिंग को ओपन करना है, और लिस्टिंग से थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो वहाँ पे आपको एक ग्राफ नज़र आएगा, हीलियम का ग्राफ नज़र आएगा, और वो आपको बताएगा कि आपका जो कंपेटिटर है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब इसने प्रोडक्ट लॉन्च किया था उस दिन से लेके आज के दिन तक इसने अपनी प्राइस को कितनी दफ़ा ऊपर नीचे किया है, क्या प्राइस इसने रखी है, कितनी दफ़ा इसकी प्राइस जो है फ्लक्चुएट हुई है। लेकिन ये हीलियम का जो आपको ग्राफ है ना, ये तभी नज़र आएगा जब आपका हीलियम जो है वो वर्किंग कर रहा होगा, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है आपका हीलियम जो है वो ऑन हो, वर्किंग कर रहा हो। तो ये आप क्यों देखते हैं, आपने क्या करना है, जैसे ही लिस्टिंग ओपन करेंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे, वो ग्राफ आ जाएगा, आपने माउस को वेरी लेफ्ट साइड पे आपने लेके जाना है। वहाँ पे दो आपको क्या कहते हैं लाइनें कह लें या ग्राफ लाइंस जिसे कहते हैं वो नज़र आ रही होंगी, एक ग्रीन कलर की, एक ब्लू कलर की। ब्लू कलर की ग्रीन लाइन आपको बता रही होगी इसका BSR, बेस्ट सेलर रैंक, और ग्रीन लाइन आपको इसकी बता रही होगी कि इसने अगर $10 रखी है प्राइस तो ये कहाँ तक रखी है, ऊपर आपको डेट भी नज़र आ रही होगी। तो आपने क्या करना है, आपने शुरू से लेके उस क्या कहते हैं प्रोडक्ट की जब से उसने स्टार्ट किया था वो बिल्कुल वहाँ पे नज़र आ रहा होगा एंड पे, वहाँ से आपने माउस को रखना है और आपने स्लोली स्लोली उसको आगे लेके आना है, ठीक है। वो दरमियान में कभी ग्रीन लाइन ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी। अगर वो नीचे आ रही है मीन उसने प्राइस कम की है, अगर वो ऊपर जा रही है मीन उसने प्राइस ज़्यादा की है। तो आपने देखना है, पूरा ग्राफ आपने देख लेना है कि अगर 10 मई 2022 को इसने स्टार्ट किया था और आज 31 दिसंबर 2022 है, तो इस 7-8 महीने में इसने अपनी प्राइस कितनी दफ़ा ऊपर नीचे की है और कम से कम इसने प्राइस कितनी रखी है। तो वो आपने क्यों करना है, लेट्स से कि 8 महीने के अंदर अभी इसकी सेलिंग प्राइस बेशक $20 है, लेकिन इन 8 महीनों में एक ऐसा भी टाइम आया था कि जब ये $14 पे भी आ गया था माजरत, कि ये $14 पे भी आ गया था। तो आपने अपने माइंड में इस चीज़ को मतलब अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि अगर ये पहले $14 पे आ गया था तो ये अगेन $14 पे आ सकता है। तो मेरी सोर्सिंग इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि अगर मैं बेशक जब मैं लॉन्च करूँगा प्रोडक्ट $19 पे मैं सेल कर रहा हूँ, तो अगर मुझे भी अपनी प्रोडक्ट की प्राइस $14 करनी पड़े या इवन के $14 से भी नीचे करनी पड़े तो मैं कर लूँ, ताकि कल को अब मेरे साथ जब इसका कंपटीशन स्टार्ट होगा ये भी ज़ाहिर है देखेगा कि एक नया सेलर मार्केट में आया है, उसकी प्राइस मेरे से कम है, ये अपनी प्राइस और कम करेगा। फिर आपके पास भी इतना गैप होना चाहिए कि आप भी इतनी प्राइस कम कर सकें। पता चले आपने जो है वो सोर्सिंग इतनी अच्छी की नहीं है कि आप कम से कम 18 तक अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, $18 तक। जैसे ही 18 से नीचे आएंगे आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आप लॉस में चले जाएंगे। तो आपने अपनी सोर्सिंग इतनी तगड़ी करनी है कि अगर वो 14 पे सेल कर रहा है तो आप 10 पे भी सेल कर सकते हैं। बेशक आपको प्रॉफिट कम आएगा लेकिन आप लॉस में नहीं होंगे। तो अगर वो 14 पे आ जाता है तो आप कहेंगे कोई मसला नहीं है भाई, मैं 13.5 पे सेल कर रहा हूँ, माइट भी वो 13 पे आ जाए, आप कहें मैं कोई इशू नहीं है मैं 12.70 पे सेल करूँगा, वो 12 पे आ जाए, आप कहें कोई मसला नहीं मैं 11.50 पे सेल करूँगा। तो या वो देखेगा भाई ये तो मैं थोड़ी प्राइस कम करता हूँ, ये और मेरे से नीचे आ जाता है, मैं और नीचे आता हूँ, ये और नीचे आ जाता है। तो एक टाइम ऐसा आएगा वो अगेन अपनी उसी प्राइस पर चला जाएगा और आप भी अपनी उसी प्राइस पर वापस चले जाएंगे। तो ये फ़ायदा होता है, आपने अपने कंपेटिटर की हिस्ट्री देखनी होती है कि उसने कम से कम प्राइस कितनी रखी है, ताकि जब मैं सोर्सिंग करूं तो मैं देखूं कि मैं भी इतनी प्राइस पे आके सेल कर सकता हूं या नहीं, मुझे भी इस प्राइस पे मार्जिन आ रहे हैं या नहीं। और जब आपने वो प्राइस देखनी है ना कि अगर उसने $14 की थी तो उसने कितनी देर के लिए की है, ऊपर आपको टाइम भी नज़र आ रहा होगा, डेट भी नज़र आ रही होगी सॉरी, कि इस डेट को इसने स्टार्ट की थी ये प्राइस जो इसने चेंज की थी और इस डेट तक यही प्राइस इसकी रही है। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे फ़ायदा आपको ये होगा, आपको आइडिया हो जाएगा भी इसने कितने दिनों के लिए प्राइस कम की है। अगर तो वो 2-3 दिनों के लिए करता है तो घबराने की बात नहीं है। माइट भी उसको कोई कंपटीशन आया था, जैसे कि मैं अपने और उसकी कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, उसने प्राइस कम की, जो उसका कंपेटिटर था वो उसको बीट नहीं कर पाया, वो वापस अपनी प्राइस पे चला गया, तो ये भी अपनी प्राइस पे चला गया। इसने सिर्फ 2-3 दिन के लिए प्राइस कम की थी, बेशक इसको मतलब नुकसान हो रहा था या नहीं हो रहा था। लेकिन अगर उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा दिनों के लिए कम है हजरत, बेशक उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा दिनों के लिए कम है,
लेट से मैं कहता हूँ कि 2 हफ्ते के लिए, 1 मंथ के लिए, या लेट से 10 दिनों के लिए भी, तो आपके लिए ख़तरे वाली बात है। वो क्यों ख़तरे वाली बात है कि ज़ाहिर है उस प्राइस के ऊपर इसको बेशक नुकसान नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो बच ही रहा होगा, तभी इसने 1 मंथ के लिए अपनी प्राइस कम रखी। ठीक है, हमने अपने कंपेटिटर को भी बीट करना है, लेकिन हम कभी भी 1 मंथ के लिए प्राइस कम नहीं करेंगे जिसके ऊपर हमें नुकसान हो रहा हो। हम तो 3 दिन के लिए नुकसान चले बर्दाश्त कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है यार, मैंने अपने कंपेटिटर को बीट करना है, मैं तो 3 दिन के लिए प्राइस कम करता हूँ, वो अपनी प्राइस पे वापस जाएगा तो मैं भी चला जाऊँगा। लेकिन अगर मैं 1 मंथ के लिए प्राइस कम कर रहा हूँ, इट मीन्स कि मुझे वहाँ पे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है। अगर आपका कंपेटिटर भी इस स्टेज पे है कि उसने अपनी प्राइस कम की है, 14 या $13 पे आ गया है, और वो 1 मंथ के लिए उसने सस्टेन रखी है अपनी ये प्राइस, तो फिर आपको घबराने वाली बात है। आपके लिए आपको अलर्ट होना पड़ेगा कि ये कल को दोबारा इस प्राइस पे आके 1 मंथ तक रख सकता है, तो क्या मैं भी अफ़ोर्ड कर सकता हूँ कि मैं इस प्राइस से नीचे आके 1 मंथ तक वो प्राइस रख सकूँ? तो इसके ऊपर आपने अपनी सोर्सिंग करनी है। इंशाल्लाह हम इसको हमारे लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे दूसरी वीडियो में, कि आपने सप्लायर के साथ बात कैसे करनी है, सप्लायर को चूज़ कैसे करना है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आके मुझसे क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब भी दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर हम दोबारा बात भी करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।